मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती मिले न कर ली इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि कभी कभी आदमी जो चाहता है और वो हो जाता है, तब भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो चाहे वो ना हो, ऐसा तो बहुत बार होता है और बहुतों की जिंदगी में होता होगा। मगर जो चाहे और वो हो जाए और उसके बाद भी आप परेशान रहें, ये भाई ज़रा मुश्किल होता है। मगर मेरे साथ ऐसा हुआ है और चाहा भी कैसे, वो भी आपको बताता हूँ। हुआ यूँ कि आपको पता है ना, मैंने बैंक में नौकरी करता था और वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। और बैंक में एक पोस्टिंग मेरी ऐसी थी जहाँ पर कि मैं बनारस में था और हम लोग पर्सनल सेक्शन में काम करते थे। हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर, पर्सनल सेक्शन मतलब बैंक का पर्सनल सेक्शन जो आज एचआर कहलाता है। तो एचआर का काम क्या होता है, बेसिकली रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और नौकरी के अन्य काम। तो क्या हुआ कि एक ट्रेनिंग सेंटर हमारे सर्कल में, मतलब हमारा बैंक जो है वो सर्कल्स में बटा है। आजकल 16 सर्कल हैं, पहले 12 सर्कल थे। पूरा हिंदुस्तान उन्हीं 12 सर्कल्स में हुआ करता था। तो उन 12 सर्कल्स में हमारा सर्कल जो था वो लखनऊ सर्कल कहलाता था। और साहब उस लखनऊ सर्कल, मतलब लखनऊ सर्कल भी मैं एक्चुअली पटना सर्कल से ट्रांसफ़र होके लखनऊ आया था। लखनऊ सर्कल आया था और बनारस में मेरी पोस्टिंग थी, बनारस में पर्सनल सेक्शन में। और मैं और 4 अन्य अधिकारी थे हम लोग के साथ वहाँ पर। तो साहब हुआ यूँ कि मैं और मेरे एक मित्र, मान लीजिए उनका नाम श्री बीके सिंह है, हम लोगों ने तय किया कि साहब हम लोगों को ये जो नया ट्रेनिंग सेंटर खुला है वहाँ जाना चाहिए। और नया ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुला था? नैनीताल में। तो हुआ ये कि साहब हम लोगों को नैनीताल ट्रेनिंग सेंटर में जाना चाहिए। अरे यार, हम ही लोग तो लोगों को ट्रेनिंग में भेजते हैं और हम ही लोग वहाँ न जाएं। तो हम लोगों ने अपने बॉस से बात किया। बॉस ने कहा कि आप लोग वहाँ जाकर क्या सीखेंगे? हम लोग ने कहा साहब वो एक हिंदी का प्रोग्राम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोग सारी जिंदगी बनारस और बलिया में रहे हुए हैं और आपको हिंदी सीखने के लिए जाना पड़ेगा। अरे हम लोग ने कहा साहब प्लीज़। खैर साहब, बॉस हम लोग के बड़े दयालु थे और उन्होंने हमारे लोग की बात मान ली। और शायद मुझे लगता है कि हम लोग उस हिंदी के प्रोग्राम के लिए भेज दिए गए थे। तो अब साहब हम और हमारे वो मित्र सिंह साहब, हम लोग नैनीताल पहुंच गए। अब भाई जब वो नैनीताल हम लोग पहुंचे तो पता चला कि बीच में एक दिन हम लोग खाली हो सकते हैं। खाली हो सकते हैं मतलब ट्रेनिंग शायद कुछ ऐसी थी कि एक दिन कुछ बीच में खाली पड़ रहा था। तो जब हम लोग वहाँ पहुँच गए और बातचीत शुरू हुई तो ये हुआ कि साहब उस पूरे ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस खाली दिन का इस्तेमाल घूमने के लिए किया जाए। तो हम लोगों ने उसके लिए रिक्वेस्ट किया। और घूमना कहाँ है, ये हुआ कि साहब एक टूर चलता है जो कि नैनीताल से कौसानी और अल्मोड़ा और ऐसे ही कुछ होते हुए और रानीखेत दिखाते हुए आपको वापस रानी ले आता है। यानी वो आज शाम को चलेगा या आज सुबह चलेगा और कल आपको शाम को यहाँ पहुँचा देगा। इस तरह की कुछ कहानी थी। तो अब बात सिर्फ ये है कि वो टूर में हम लोग एक छोटी सी बस की गई और कुछ 20 लोग शायद उसमें शामिल हो गए और वो 20 लोग टूर में निकल पड़े। तो साहब बस जो थी वो चली। तो जब बस चली तो हम सभी लोग चूंकि लखनऊ सर्कल के ही थे, लगभग एक ही पद पर थे, तो बड़ा आनंद मंगल होता रहा। गाना बजाना लोगों ने गाया भी और कुछ लोग और गपशप ऐसे करते हुए चलते रहे। और साहब वो बस जो थी वो रात में, रात मतलब सायंकाल, उसको नाइट स्टे कौसानी में था।
अगर मुझे सही याद है तो हाँ, कौसानी में ही था। और कौसानी उस समय में, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद 85 या 86 की होगी, 1985 या 86। तो कौसानी में उस वक्त कुछ ऐसे होटल वगैरह नहीं थे। कौसानी में दो तीन बातें हम लोग को पता चली कि यहाँ पर एक सनराइज का पॉइंट है, और एक था ये कि एक पहाड़ी दर्रे से सड़क आती थी और दो हिस्सों में बंटती थी, और उसके बाद उस पहाड़ी के एक साइड वाली पहाड़ी पर ऊपर जाने पर थोड़ा वहाँ पर सनराइज पॉइंट था, और वहाँ पर एक ऐसा भी पॉइंट, ऐसा एक हॉल नुमा जगह बनी थी जो हम लोग ने बाद में देखी हालांकि, जहाँ पर कि आप ये देख सकते थे कि महात्मा गांधी ने वहाँ पर शायद कुछ भाषण दिया था या मेडिटेशन किया था या क्या था, और सुमित्रानंदन पंत ने वहाँ बैठकर कुछ कविताएं लिखी थी। तो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविताएं भी उसी जगह की थी। शायद सुमित्रानंदन पंत साहब कौसानी के ही निवासी भी थे, मुझे पता नहीं, ये गूगल देख करके आप लोग जान लीजिएगा, देख लीजिएगा साहब। उस पहाड़ी के दूसरी ओर वाली पहाड़ी पर कुछ छोटे छोटे घर छोटे नहीं मतलब घर बने हुए थे, जिसमें कि कुछ घरों में हॉल बनाकर बिस्तर लगा दिए गए थे, और वहां पर ठहरने का इंतजाम था, और उन्हीं में खाना भी बनना था। तो वो हमारे जो टूर ऑपरेटर साहब थे, उन्होंने वो इंतजाम किया था। तो एक बड़ा सा हॉल था जिसमें कि 20 बिस्तर लगे हुए थे, और उसी वो खाना बना रहे थे। अब हम लोग वहाँ पहुँच गए 5 साढ़े 5 बजे शाम को। तो ये हुआ कि भाई अब आप लोग जाइए और थोड़ा बहुत घूम लीजिए, और उसके बाद खाना 7 साढ़े 7 बजे मिलेगा। तो हम और बीके सिंह साहब हम लोग चल दिए। हम लोग ने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग घूम कर आते हैं। तो नॉर्मली हर जगह पर जहाँ भी कहीं पर 20-25 लोगों का ग्रुप होता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे सब ग्रुप्स तो बन ही जाते हैं। तो चूंकि हम और बीके सिंह एक साथ ही रहते, मतलब एक ही जगह से गए थे, तो हमारा भी एक छोटा सब ग्रुप 2 आदमियों का बन गया था। अब साहब हम लोग वहाँ पर आए, और नीचे वो जहाँ पर पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का मोड़ जहाँ पर था, उस जगह पर आए और सड़क के किनारे पैरापेट के ऊपर बैठ गए। चाय की 3-4 दुकानें थी, और 1-2 लाइट्स लगी हुई थी वहाँ पर। लाइट मतलब वो स्ट्रीट लाइट्स, शायद 2 या 3 स्ट्रीट लाइट्स थी। तो साहब मुझे पता नहीं कौसानी उस वक्त क्या था, म्यूनिसपैलिटी था नहीं था, जो भी था, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रीट लाइट्स जल गई, और भैया उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ बैठे। 5 साढ़े 5 बजे से अंधेरा होना शुरू हुआ, 6 बज गया। चाय की दुकानों पर जो 5-7 लोग थे वो भी चले गए। अब सड़क पर पैरापेट पर बैठे हुए हम और बीके सिंह साहब, और सामने चाय की दुकानों में कुछ 2-4 ग्राहक रहे होंगे, और पूरे चारों ओर सन्नाटा। झींगुरों की आवाज आ रही थी, और थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, तो उसकी भी कुछ आवाज आ रही थी। मैं हस्बे मामूल अपने हाथ में सिगरेट जला लिया। थोड़ी देर के बाद बीके सिंह साहब सिगरेट नहीं पीते थे, तो बीके सिंह साहब से पूछा कि भाई आप खाली बैठे हैं, चलिए चाय मंगा लेते हैं। हम लोग ने कहा ठीक है, चाय मंगा ले। साहब चाय वाले को आवाज़ लगाई, उसने उससे कहा कि अरे बढ़िया चाय बनाओ यार, रखी हुई चाय मत दो। चाय वाले ने फौरन जवाब दिया कि साहब रखी हुई चाय यहाँ पर कहाँ से देंगे, यहाँ तो चाय हमेशा ही बना कर देते हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, तो स्पेशल बना दो और क्या। तो साहब उसने स्पेशल चाय, मतलब शायद थोड़ा दूध ज़्यादा, थोड़ी शक्कर ज़्यादा, थोड़ी पत्ती ज़्यादा, तो उसने इस तरह से हम लोगों को चाय दे दी। जिसको आज हम लोग कटिंग चाय कहते हैं, वो थोड़ी उससे ज़्यादा थी, मगर जिसको बिना कटिंग चाय कहते हैं, यानी पूरी चाय जिसको कहते हैं, उससे थोड़ी कम चाय थी। तो हुआ यूँ कि चाय की दुकान से आते आते तक वो चाय थोड़ी तो शायद ठंडी भी हो गई होगी, और हम लोगों ने 2-3 मिनट के अंदर वो चाय पी ली। जाड़े के दिन थे, जाड़ा नहीं था, मतलब ऐसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना था। साहब हुआ क्या, चाय भी खत्म हो गई, सिगरेट भी खत्म हो गई, और सच पूछिए तो बातें भी, पूरे दिन तो बातें ही करते रहे थे, वो भी खत्म हो गई। अब करें तो क्या करें।
हम लोगों ने उस वक्त ये विचार करना शुरू किया कि यार अगर जो ऐसी किसी जगह पर पोस्टिंग हो जाए। दरअसल हमारे एक मित्र उससे पहले एक सोमेश्वर नाम की जगह थी, वहां पर पोस्ट हो चुके थे। हम लोगों ने कहा कि यार वो कैसे रहते होंगे इस जगह पर। यहां तो अगर इस तरह के खामोशी में रहना पड़े तो पागल हो जाए आदमी। हाँ यार, बात तो सही थी। हम दोनों ने इस बात पर थोड़ी देर बातें की और हम लोग ने ये मान लिया कि हाँ यार, अगर इतनी खामोशी में रहना पड़ेगा तो पागल ही हो जाएंगे। अब देखिए, ये वो जमाना था जबकि टीवी आ चुका था दुनिया में। दुनिया मतलब हम लोग की दुनिया में टीवी आ चुका था, वीसीआर आ चुके थे। मगर टीवी, वीसीआर, इन सब चीज़ों के लिए आपको एक तो वो एंटेना की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कहीं टीवी स्टेशन होना चाहिए था तो वो एंटेना आपको मिले, फिर आपको बिजली मिलनी चाहिए। अब ये जो जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर थोड़ी देर के बाद तो बिजली भी चली गई थी। तो हम लोग ने कहा यार ये क्या ज़िंदगी है। अभी हम लोग जाएंगे 7:30 बजे, खाना खा लेंगे, 7:30 बजे के बाद फिर क्या करेंगे, और बिजली आ नहीं रही है तो आप पढ़ भी नहीं सकते। अब हम लोग ने कहा यार ये ठीक नहीं है, इस तरह की पोस्टिंग तो अच्छी नहीं है। चलिए साहब, ये बात खत्म हो गई। अब इस बात के कुछ समय बाद, कुछ समय से मेरा मतलब है लगभग 3 साल बाद, एक शाम मैं बनारस रीजनल ऑफिस में पोस्ट हो चुका था और मैं अपना लाइन असाइनमेंट वगैरह पूरा कर चुका था। और उसके बाद वहाँ पर रीजनल ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, देर हो चुकी थी शाम को। मेरे एक और मित्र जो मेरे साथ पर्सनल सेक्शन में थे, वो इस वक्त कार्मिक विभाग एलएचओ में पोस्टेड थे। उन्होंने मुझसे पूछा, उनका फ़ोन आया। देखिए उस समय फ़ोन जो थे वो बाकायदा एसटीडी पर सिर्फ आरएम साहब के पास आते थे, और हम लोगों के पास जो फ़ोन आते थे वो मतलब कॉल वाले फ़ोन आ सकते थे, चाहे तो किसी ने ट्रंक कॉल किया हो या लोकल कॉल किया हो। मगर चूंकि मैं आरएम साहब का बड़ा ख़ास आदमी था तो आरएम साहब के फ़ोन तक मेरी पहुंच थी, क्योंकि उनका फ़ोन पहले मैं ही लेता था, उसके बाद आरएम साहब को दिया जाता था फ़ोन। तो फ़ोन आया, मैंने सोचा कि आरएम साहब के लिए फ़ोन है तो फ़ोन उठा लिया। हाँ साहब बोलिए। पता चला कि वो मेरे मित्र थे जो कार्मिक विभाग यानी पर्सनल डिपार्टमेंट एलएचओ से बोल रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम नैनीताल तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। देखिए मेरे को पोस्टिंग होनी थी उस समय में, तो मेरा पूरा दिमाग सिर्फ इस बात पर था कि अगर जो मतलब पोस्टिंग की ही बात हो रही होगी, मैं कभी नैनीताल ठीक रहेगा, ये सवाल तो ऐसा है कि जैसे आप किसी से पूछे कि भाई नैनीताल घूमने जाना ठीक रहेगा या मसूरी घूमने जाना चाहोगे या मतलब शिमला जाना चाहोगे, ऐसा कुछ नहीं। मेरे दिमाग ही उस वक्त जो था वो सिर्फ पोस्टिंग पर डिपेंड मतलब पूरा टिका हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने पूछा, और चूंकि वो पर्सनल डिपार्टमेंट से पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये तो डेफिनेटली कुछ ट्रांसफ़र की ही बात कर रहे होंगे। मैंने कहा नैनीताल, अरे वाह क्या बात है, नैनीताल में कोई पोस्ट हो जाए तो इससे बड़ी। उन्होंने कहा पोस्ट होने की बात नहीं पूछ रहा हूँ, नैनीताल ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने कहा हाँ साहब ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा, मेरी हवा निकल गई। अब चूंकि वो हमारे मित्र थे तो मैं उनसे कुछ गाली गुफ्ता तो दे नहीं सकता, वो शरीफ आदमी थे, बहुत ही भले आदमी थे, तो उनको गाली देना ठीक नहीं लगता था मुझको। तो उन्होंने कहा बस मुझे तुमसे यही पूछना था। कहा ठीक है। मैंने पूछा तुम क्यों पूछ रहे? बोले अरे बॉस ने कहा था तुमसे पूछने के लिए, इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। अब हालांकि मुझे कालांतर में ये बात पता चली कि बॉस जो थे वो ये पूछना चाहते थे कि नैनीताल तुम्हारे घर से यानी बनारस से जहाँ तुम्हारे माँ बाप हैं वहाँ से इतनी दूर है, 500-600 किलोमीटर दूर है, तो क्या तुम वहाँ जाने को तैयार हो? यानी वो ये, अगर मैं उनसे उस वक्त ये कह देता कि नहीं साहब मेरे लिए नैनीताल बहुत दूर है, तो शायद हो सकता था कि वो मुझे बनारस में कहीं पोस्ट करा देते, ऐसा मुझे लगता है। बाद में कालांतर में ये सब बातें समझ में आई। उस वक्त तो नैनीताल
ठीक है, मैंने कहा ठीक है। यानी कि जो चाहा आपने कि नैनीताल ठीक है, आपको आप ये समझिए कि उसके 5-6 दिन के अंदर अंदर वो नैनीताल पोस्टिंग का ऑर्डर मिल गया। यानी कि ऑफिस ऑर्डर हुआ और साहब हमारी पोस्टिंग जो थी वो नैनीताल हो गई। अब भैया नैनीताल हो गई, तब तो पूछिए मत, हमारी तो बाँछें खिल गई। हमने कहा वाह क्या बात है। मैंने शायद आपको नैनीताल के अपने कुछ अनुभव बताए होंगे, परंतु उस वक्त वो अनुभव तो आए नहीं थे जिंदगी में। उस वक्त तो आई थी सिर्फ बातें दिमाग में कि नैनीताल मतलब तल्ली ताल, मतलब वो झील, वो ठंडी हवा, वो फ्लैट का मैदान, प्रशांत होटल, और साहब नैनीताल में मिलने वाले काले चने, छोले, क्या बात है। बहुत सी बातें याद आने लगी और साहब हमने कहा वाह वाह बहुत ही अच्छा हुआ। यानी कि जो चाहा था कि काश कभी नैनीताल पहुंच जाते, वो पूरा होने लगा। भूल गए थे सिंह साहब के साथ पैरापेट पे बैठी हुई वो बातें, वो याद भी नहीं रही। और साहब हम थोड़े दिनों के बाद नैनीताल पहुंच गए। अब कैसे पहुंचे नैनीताल और थोड़े दिन क्यों लगे और इन थोड़े दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ, वो आगे फिर बात करेंगे आपसे। आज के लिए तो सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि देखिए क्या चाहा, क्या हुआ और उसका क्या नतीजा हुआ, ये बहुत फर्क होता है। आप क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। आप जो चाहते हैं अगर वो हो भी जाए तो भी क्या क्या हो सकता है, बहुत मुश्किल है उसके बारे में सोच पाना। तो आज की बात यहीं पर ख़त्म करता हूं। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग अपने चाहने और न चाहने के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। और ठीक है, चलिए आज के लिए नमस्कार। और आप मेरी बातों को आपने सुना उसके लिए धन्यवाद, आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हाँ, मेरा YouTube चैनल हो सके तो ज़रूर देखिएगा। और ऐसे यूँ तो उसमें देखने को कुछ नहीं, सुनने को ही है, मगर कर सके तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर